फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है लक्षण, अभिलक्षण, कि उसका स्वभाव कैसा होता है। तो मैटर के पार्टिकल का स्वभाव कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो पहला हम लोग इससे पहले इन क्लास में पढ़े थे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, मतलब मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। उसका प्रूफ हम लोग देखे थे क्या कि बीकर में आधा बीकर पानी लेकर जब थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट या शुगर डाले थे और चला दिए थे, हम लोग स्टर कर दिए थे तो डिसअपियर हो गया था। और इससे साफ पता चलता है कि शुगर के जो ग्रेन्स थे या सॉल्ट के जो दाने थे छोटे छोटे, वो दाने और भी वाटर में डिजॉल्व होकर स्मॉल पीसेस में, स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में सेपरेट होकर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था उसमें गेट इनटू हो गया। दूसरा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं। उसका प्रूफ हम लोगों ने देखा था कि एक बीकर में पानी लेने के बाद अगर उसके साइड से बाय द साइड ऑफ द वॉल जो है एक वन ड्रॉप ऑफ इंक डाले थे या हनी डाले थे तो देखिए थे वो पूरे में डीप फैल गया था, पूरे वाटर को कलर कर दिया था, जबकि हमने उसको चलाया नहीं था, स्टरिंग नहीं की थी। इसका मतलब है कि उसके पार्टिकल्स मूव करता हुआ बीकर में जहाँ तक पानी था वहाँ तक चला गया था। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, इस पर भी चर्चा हो गई थी। अब तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर इच अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी पर चर्चा करते हैं। तुम्हारे बुक में दिया होगा एक्टिविटी 1.6। इसमें क्या है कि ग्रुप स्टूडेंट्स का 4 ग्रुप बना लो, 4 ग्रुप। वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ऐसा करना है कि एक साथ ह्यूमन चेन बनाए ऐसा कि सो दैट दे कैन होल्ड फ्रॉम द बैक, पीछे से पकड़ ले, जैसा कि तुम्हारे बुक में फिगर में दिया हुआ होगा। पीठ के साइड से, कमर के साइड से पकड़ ले एंड लॉक आर्म्स, और हाथ से पकड़ ले एक दूसरे को, जैसा कि बिहू डांसर लोग एक दूसरे को पकड़ते हैं। एक ग्रुप ऐसा होगा। दूसरा ग्रुप सेकंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का ऐसा होना चाहिए कि दे शुड फॉर्म ए चेन बाय होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ चेन होना चाहिए। एंड थर्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को क्या होना चाहिए, जस्ट दे शुड होल्ड और दे शुड होल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, केवल फिंगर का टिप्स पकड़ ले, फिंगर का टिप्स ऐसा ग्रुप बने, ह्यूमन चेन बने, एक दूसरे का फिंगर टिप पकड़े। इस आदमी एक बच्चे का ये फिंगर, दूसरे बच्चे का ये फिंगर, इस तरह से पकड़े। और चौथा ग्रुप का बच्चा इधर उधर फील्ड में इस तरह से दौड़े कि दे शुड ट्राई टू ब्रेक द चेन को ब्रेक करना चाहिए। अब बताओ कौन सा ग्रुप जो है इजी होगा, इजी टू ब्रेक। अगर हम लोग ये सोच के चले कि हर स्टूडेंट इज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का पार्टिकल है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में अलग करना, ब्रेक करना किसमें सबसे आसान होगा, नेचुरली जिसमें टिप्स के थ्रू होल्ड किया हुआ होगा, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन या वो लोग स्ट्रांगली होल्ड नहीं है। तो मैक्सिमम फोर्स से होल्ड कहाँ है, फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। एकदम आसानी से तुम समझ सकते हो कि फर्स्ट ग्रुप ऑफ जो स्टूडेंट्स है जिसने एक दूसरे को बैक से होल्ड करके रखा है बिहू डांसर की तरह, उसमें मैक्सिमम फोर्स काम कर रहा होगा पार्टिकल और पार्टिकल। अगर स्टूडेंट को पार्टिकल माने तो स्टूडेंट के बीच, यानी मैटर के केस में पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज वन एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी हम लोग देख सकते हैं, एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 इसमें कहता है कि एक आयरन नेल ले लो, लोहे की कांटी ले लो, चौक ले लो और एक रबर ले लो, रबर बैंड ले लो। हाँ, इसको क्या करो, हैमरिंग के थ्रू हो या कटिंग से हो या स्ट्रेचिंग से हो। नेचुरली आयरन का नेल तो बिना हैमरिंग के, हथौड़े से जब तक ना मारेंगे तब तक शायद ही टूटेगा, वो भी गर्म होगा तो टूटेगा, अदरवाइज नहीं, मुश्किल है। फिर चौक को कट करने का, ब्रेक करने का या कट करने का उपाय करो। रबर बैंड को स्ट्रेचिंग से शायद टूटेगा। सबसे मुश्किल किस में होगा, अलग करना पार्टिकल्स या उसके एटम्स को, यानी पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग करना सबसे मुश्किल किस में होगा। तो पता चलेगा कि शायद तुम सब जानते होंगे कि आयरन नेल में उसके पार्टिकल्स को अलग करना बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब है उसके पार्टिकल्स मैक्सिमम फोर्स या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से उसके पार्टिकल एक दूसरे से
हेल्ड है, बंधा हुआ है, इसीलिए उसको दूर करना सबसे मुश्किल होगा। एक्टिविटी 1.7 है। एक्टिविटी 1.8 करते हैं। एक्टिविटी 1.8 कहता है क्या कि वाटर का टेप खोल दो, ओपन द टेप ऑफ वाटर। तुम्हारे घर में जो वाटर का टेप या हाउसेस में है या जहाँ भी है, न मेस में है, कहीं भी, उसके वाटर के टेप को खोल दो और ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर। वाटर के स्ट्रीम को ब्रेक करना है विद द हेल्प ऑफ फिंगर। फिंगर लगा के कोशिश करो कि स्ट्रीम को ब्रेक करे। क्या ब्रेक कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ फिंगर डाले वहाँ ब्रेक, और फिर नीचे जाकर वो वाटर के स्ट्रीम फिर से यूनाइट टुगेदर हो जाता है, एक साथ आ जाता है, कंबाइन टुगेदर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो साफ पता चलता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में यानी पार्टिकल के बीच में है। ये सारे एग्जाम्पल एक्टिविटी 1.6, 1.7 और 1.8 से क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। लेकिन सभी मैटर के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन एक जैसा नहीं है। जैसे तुमने देखा कि आयरन नेल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक है। फिर उसके बाद बिहू डांसर वाला जो केस था उसमें सबसे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। सो पार्टिकल ऑफ मैटर, सभी डिफरेंट मैटर्स के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच का अट्रैक्शन डिफरेंट होता है। वो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में, उसको ब्रेक करना उतना ही कठिन होगा। ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम लोग जरा चर्चा करें स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर और यहाँ स्टेट्स का मतलब है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट मतलब जिस रूप में हम उसको देख सकते हैं। तो हम लोग अगर इफ यू लुक अराउंड, अपने आसपास अगर चारों तरफ देखें तो हमें ज़्यादातर सॉलिड, जो भी मैटर है वो सॉलिड रूप में ही ज़्यादा दिखेगा, है कि नहीं? सॉलिड के रूप में दिखेगा ज़्यादातर, लिक्विड बहुत कम दिखेगा। जैसे कि वाटर है, ऑयल है, डीजल, पेट्रोल, मोबिल वगैरह है। और गैस हम लोग देख नहीं पाते। ये अलग बात है कि महसूस करते हैं हम लोग। एलपीजी जेके सिंह एलपीजी भरा के ले आते हैं, कहाँ से? बाहर चली गई से लाते हैं कि नहीं? देखो ना। और लेकिन उसके अंदर खाली महसूस करते हैं भारी हो गया तो उसमें एलपीजी चला गया। एयर जो है हम लोग वो उसमें थोड़ा सा इसलिए लिक्विड की तरह आवाज़ होती है, क्योंकि वो लिक्विफाई कर दिया जाता है, बहुत कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया जाता है। हमारे चारों तरफ एयर है और हम लोग क्लास में पढ़ते हैं या लैब वगैरह में कुछ गैस तैयार कर लेते हैं, तो गैस है, तो गैस वेपर। और फिर वाटर का वेपर, घरों में जब हम लोग वाटर को कभी किसी काम से बॉयल करते हैं तो देखते हैं उसका वेपर्स निकलता है, वेपर्स, वाटर वेपर्स, वो गैसियस स्टेट है। तो 3 तरह के स्टेट, फिजिकल स्टेट होते हैं मैटर के। ये अलग बात है कि आगे चल के हम लोग और 2 स्टेट की चर्चा करेंगे, बट उसकी चर्चा सिलेबस में नहीं है। चौथा एक चैप्टर है प्लाज्मा, 4th स्टेट ऑफ मैटर, और 5वां है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसके डिटेल्स में भी हम लोग नहीं जाना। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में, मतलब मैटर के 3 स्टेट्स है, सॉलिड्स यानी कि सॉलिड स्टेट्स, फिर लिक्विड्स और फिर गैसेस। लिक्विड्स एंड गैसेस तीनों में क्या अंतर है तो पता चलेगा कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस जो होते हैं स्टेट्स, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में डिफरेंस की वजह से होता है। आगे चल के हम लोग बताएंगे, देखेंगे क्या कि जैसे सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है। उसके पार्टिकल्स बहुत प्रॉपरली इन ए डिफिनिट मैनर, एकदम खास ढंग से अरेंज होते हैं, बहुत क्लोज और अरेंज होते हैं। लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़ा दूर होता है और वो मूव करता है। गैसेस में पार्टिकल्स वेरी फार फ्रॉम ईच अदर होता है, बहुत कम अट्रैक्शन होता है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में, बहुत ज़्यादा स्पेस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग निग्लिजिबल या नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम लोग कहते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जरा देखें कि द सॉलिड स्टेट यानी प्रॉपर्टीज में अंतर उनका क्या है? प्रॉपर्टीज में अंतर है ड्यू टू द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण है, उसका अरेंजमेंट है, सजावट है, उसमें अंतर की वजह से कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है। तो सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टी, सॉलिड स्टेट के प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम लोग थोड़ा पढ़ना चाहें, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, तो इसके लिए हम लोग को एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी।
एक्टिविटी 1.9 करते हैं, बुक में तुम्हारा दिया हुआ होगा एक्टिविटी 1.9, एक्टिविटी 1.9 करते हैं। इसमें क्या कहता है, एक पेन ले लो, एक पेन ले लो, एक बुक ले लो, एक निडिल ले लो, निडिल, और एक ले लो वुड स्टिक, छड़ी, लकड़ी का छड़ी, वुड स्टिक। इस सब को, पेन को, बुक को, निडिल को, वुड स्टिक को अपने नोटबुक पर रखकर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल इसकी क्या कहते हैं स्केचिंग करो, स्केचिंग। और देखो, तुम देखोगे कि सबका अपना अपना डिफिनिट शेप है, सबका डिफिनिट शेप है। अगर स्केचिंग करोगे, स्केचिंग करोगे, स्केचिंग, तो देखोगे सबका डिफिनिट शेप है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, डिफिनिट शेप होना एक प्रॉपर्टी हो गया। सॉलिड्स के डिफिनिट शेप होते हैं, वो हम लोग स्केचिंग करके देख लेंगे। दूसरी बात आएगी इसकी बाउंड्री, इसकी बाउंड्री देखोगे डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। बाउंड्री, बाउंड्री ऐसा नहीं कि जैसा तैसा है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। अरे भाई साहब, तो हर पेन का वही हाल है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है। और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे निकाले जाते हैं, मैथ में पढ़ते होंगे। अगर किताब का जो साइज है अगर क्यूबाइड की तरह है तो उसकी लंबाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके निकाले जा सकते हैं। तो इस बुक का वॉल्यूम फिक्स है, आज निकालो, कल निकालो, परसों निकालो, जब कभी भी निकालोगे तो तुम्हारा वॉल्यूम चेंज करता हुआ नहीं मिलेगा, चेंज किया हुआ नहीं मिलेगा, जितना है वही रहेगा, ठीक है, फिक्स वॉल्यूम होगा। देन क्या करना है, अब देखना क्या है इसका, कि अगर इसको तुम ट्राई ब्रेकिंग, ब्रेक करने के लिए तुम हैमरिंग करो, बाहर से फोर्स अप्लाई करो, हैमरिंग करो, या गिरा दो या पुल करो, तो क्या देखोगे इसका शेप नहीं चेंज होना चाहेगा, शेप चेंज नहीं होगा गिरने के बाद। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा किया जाए, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये ब्रेक हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो यदि सॉलिड्स, रियल सॉलिड्स या सॉलिड्स आर रिजिड, जो सॉलिड का शेप, अगर सॉलिड्स आर नॉट रेडी टू चेंज देयर शेप, अपना शेप चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, हाँ, इफ मच मोर फोर्स इज अप्लाइड इट कैन ब्रेक। तो जो सब्सटेंस या जो मैटर अपना शेप चेंज करने में रेसिस्ट करे, रुकावट डाले, विरोध करे, और अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए और वो ब्रेक कर जाए, इसका मतलब वो रिजिड है, रिजिड है। तो एक प्रॉपर्टी हो गया रिजिड होना। उसके बाद हम ऐसा करो कि जो भी सॉलिड्स है, पेन हो, बुक हो, निडिल हो, उसको बाय अप्लाइंग फोर्स तुम उसको कंप्रेस करने की, कंप्रेस में चिपकाने की कोशिश करो, जितना बड़ा शेप और साइज है उससे और छोटा हो जाए, ट्राई टू कंप्रेस। तो पता चलेगा कि ये कंप्रेस नहीं होने वाला है, इसका मतलब सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल। तो सॉलिड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, These are some of the properties of solids: डिफिनिट शेप होना, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होना, फिक्स्ड वॉल्यूम होना, रिजिड होना, उसका रिजिड होना। रिजिड का मतलब है कि अपना सॉलिड्स आर नॉट रेडी टू चेंज देयर शेप ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से फोर्स अप्लाई करे, शेप चेंज नहीं होगा। और कंप्रेस करने का कोशिश करें, मैंने जितना बड़ा साइज है उससे छोटा करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा, इसका मतलब है इनकॉम्प्रेसिबल है। अगर कंप्रेस हो जाता है तो बोलते कंप्रेसिबल, नहीं है तो बोलेंगे इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है। अब क्या है, डिस्कशन है, अच्छा डिस्कशन ये है कि स्पॉन्ज सॉलिड है कि नहीं है, जबकि स्पॉन्ज हम लोग का कंप्रेस हो जाता है। स्पॉन्ज, 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 स्पॉन्ज है कि नहीं है सॉलिड, स्पॉन्ज। फिर जो है शुगर, सॉल्ट वगैरह जो है, शुगर, सॉल्ट वगैरह हम लोग मार्केट से खरीद के लाएं और जिस तरह के जार में रखें उस तरह का शेप हो जाता है। इसका मतलब इट कैन चेंज इट्स शेप। तो ये सॉलिड है कि नहीं है। और फिर तो स्पॉन्ज को हम लोग सॉलिड कहें कि नहीं कहें, और रबर बैंड को सॉलिड कहें कि नहीं, क्योंकि उसका
वो स्ट्रेच हो जाता है, रबर बैंड स्ट्रेच हो जाता है ऑन अप्लाइंग फोर्स, यानी इसका शेप चेंज हो जाता है, तो फिर इसको सॉलिड कहें कि नहीं कहें। तो डिस्कशन कहता है कि ये सभी सॉलिड हैं, क्योंकि रबर बैंड से अगर हम लोग शुरू करें तो शेप ये कहा था कि परमानेंटली चेंज नहीं होगा। रबर बैंड को जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो इट चेंजेस इट्स शेप, बट एज सुन एज द फोर्स इज रिमूव्ड इट अगेन रीगेन्स इट्स शेप, अपना शेप रीगेन कर लेता है। इसका मतलब है कि शेप जो अपना मेंटेन कर सके वो सॉलिड है, रबर बैंड सॉलिड है। शुगर या सॉल्ट का जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, ग्रेन है, उसका शेप डिफिनिट है या फिक्स है। तो जब वो क्लस्टर में होता है, लार्ज नंबर ऑफ ग्रेन्स होता है, फिर उसको जब जार में करते हैं तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इधर उधर से शिफ्ट करता है और इसीलिए उसका शेप चेंज होता है। तो उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग को देखना है कि उसका जो इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग पार्टिकल है उसका शेप डिफिनिट है, इसलिए इसको सॉलिड बोलेंगे। और जहाँ तक स्पॉन्ज की बात है तो स्पॉन्ज सॉलिड है, बट उसके बीच में देयर आर सो मेनी होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, एयर ट्रैप किया हुआ है। अब क्या है कि जब हम लोग कंप्रेस करते हैं स्पॉन्ज को तो एयर के बाहर निकलने से स्पॉन्ज होता है। इसका मतलब नहीं कि स्पॉन्ज सॉलिड नहीं है, अगर उसमें एयर नहीं डाला हुआ होता तो वो कंप्रेस नहीं होता। तो ऑल दिस डिस्कशन इंडिकेट दैट स्पॉन्ज, शुगर, सॉल्ट और रबर बैंड एटसेट्रा आर ऑल्सो सॉलिड्स। ठीक है, अब लिक्विड का स्टेट के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग दूसरे दिन चर्चा करेंगे। थैंक यू।